Hello everyone, welcome back to Law Vita. Today we are covering a lecture of UP Revenue Code. Right, एक important topic cover कर रहे हैं, that is the Revenue Code. बहुत बार पूछा जाता है in the examination and this is covered under section 206 primarily. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि revenue codes क्या होती हैं and section 206 revenue codes के बारे में क्या कहता है, revenue codes का किन किन मामलों में jurisdiction रहता है, किन किन मामलों में jurisdiction नहीं रहता है और jurisdiction किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, वो कौन से टेस्ट हैं, जुरिस्डिक्शन की जो प्ली है वो कब रेज की जा सकती है और क्या अगर कोई केस में सब्सिक्वेंट चेंज होता है या इवेंट आता है क्या उसकी वजह से जुरिस्डिक्शन बदला जा सकता है इन सम रेवेन्यू मैटर्स. सो वील कवर ऑल दिस इज अ साइनॉप्सिस ऑफ आवर लेक्चर. ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. तो देखिए, इंडिया के हर स्टेट में कुछ खास मैटर्स जैसे कि रिलेटेड टू लैंड, रेवेन्यू, रेंट, टेनेंसी, लैंड रिकॉर्ड्स, इन सब पर जो जुरिस्डिक्शन होता है वो रेवेन्यू कोर्ट्स को दिया गया है. ठीक है, दीज आर सम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन विच हैज बीन कन्फर्ड ऑन द रेवेन्यू कोर्ट्स. वाई, क्यों दिया गया है? बिकॉज रेवेन्यू कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, वो रूरल लैंड और रेवेन्यू मैटर्स में एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, दे आर बेटर एक्वेंटेड विद दीज मैटर्स. वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं. दे बेटर नो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. राइट, तो उनको ये मैटर्स हैंडल करने की एक्सक्लूसिव पावर दी गई है as per the laws of the revenue code. Right, so now let's read about what does section 206 talks about. तो सेक्शन 206 कहता है कि जो कोर्ट्स स्केड्यूल 3 के, जो इस रेवेन्यू कोड का स्केड्यूल 3 है उसमें जो कॉलम नंबर 3 है उसमें जो कोर्ट्स लिखे गए हैं उन्हें ही हम रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं. द कोर्ट्स विच आर मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ रेवेन्यू कोड आर द रेवेन्यू कोड. याद रखना, थर्ड शेड्यूल का थर्ड कॉलम उसमें जो भी कोर्ट्स हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाते हैं. इनमें कौन कौन से शामिल हैं? The court of Tehsildar, the court of SDO, that is subdivisional officer, assistant collector in charge of subdivision and the collector. तो इसको कैसे याद रखोगे? निमोनिक से याद रखो, CAST है ना, इस कास्ट से याद रखना. तो ये वो कोर्ट्स हैं जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाती हैं एज पर द यूपी रेवेन्यू कोड. राइट, तो ये ऑफिसर्स मेनली लैंड, रेवेन्यू और राइट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन के मैटर्स को डील करते हैं. राइट, तो द वर्क ऑफ दीज ऑफिसर्स इज कंसर्न विद द रेवेन्यू, द प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स दैट रीच टू द रूरल पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन जो भी है उनके जो भी राइट्स हैं रिलेटेड टू लैंड, रेवेन्यू, उन सब के मैटर्स को ये डील करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 206 ये भी कहता है कि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन ऐसा है जिसका रिलीफ शेड्यूल 3 के कॉलम 3 में मेंशन में दिया गया हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है, तो वहाँ पे उस मैटर को डील करने के लिए सिविल कोर्ट बार हो जाती है. इट प्रोवाइड्स दैट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज suits which are based on the cause of action, ठीक है, which are as being cognizable by the revenue कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से बार इम्पोज कर दिया जाता है सिविल कोर्ट्स के ऊपर कि वो उन मामलों को नहीं देखेंगे या कंसिडरेशन में लेंगे जो कि विच आर कवरिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच आर बीइंग कॉग्निजेबल बाय द सिविल कोर्ट्स. तो शेड्यूल 3 के बारे में हमने जाना कि जो उसमें मेंशन है वो सिविल कोर्ट नहीं हैंडल करेंगे. इसके साथ साथ शेड्यूल 2 जो है दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड, उसमें क्लियरली लिखा है ऑल दोज मैटर्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. तो शेड्यूल 2 वो लिस्ट प्रदान करता है उन मैटर्स की जिन पे सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूडेड है. मतलब सिविल कोर्ट उस पर अपना जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते उन मैटर्स में, उन मैटर्स को नहीं सुन सकते. अब जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि कैसे डिसाइड होता है जुरिस्डिक्शन, अब उसको देख लेते हैं. व्हाट आर द टेस्ट टू डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे दो प्राइमरी टेस्ट हैं. पहला है द कॉज ऑफ एक्शन एंड द अदर इज द मेन रिलीफ. पहले से शुरुआत करते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन. तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? ये वो फैक्ट है या वो सेट ऑफ फैक्ट्स है जिसे प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा टू सक्सीड इन द केस. राइट, तो और जब प्लेंटिफ प्रूव कर पाएगा then only he can get the relief which he is sorting from the court. Cause of action जो है वो एक कोर्ट के jurisdiction को determine करते हैं, define करते हैं, और ये वो हर वो facts हैं which will be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment. ठीक है, we have a case here
मोहम्मद खालिल खान वर्सेस महबूब अली ऑफ 1949, तो इसमें ये कहा गया कि अगर प्लेंटिफ जो कि एक भूमिदार है ये कहे कि डिफेंडेंट ने उसकी भूमिदारी ज़मीन पर बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है वो होगा द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ फ्रॉम हिज लैंड, और ऐसे केस में सूट जो है वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा अंडर सेक्शन 137 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। ठीक है, यहाँ पे भूमिधर क्या कह रहा है, प्लेंटिफ ये कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया मेरी भूमिधरी जमीन पर, तो ये जो मैटर है वो रेवेन्यू कोड के अंदर आता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। ठीक है, नाउ द अदर टेस्ट इज द मेन रिलीफ। पहला टेस्ट हो गया द कॉज ऑफ एक्शन दैट डिटरमाइंस द जुरिसडिक्शन ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट्स कि किस तरह का कॉज ऑफ एक्शन है इन दी मैटर, एंड द अदर इज रिलीफ कि किस तरह का रिलीफ सॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो इन केसेस वेयर ऑन अ डेफिनेट कॉज ऑफ एक्शन 2 रिलीफ्स कैन बी क्लेम, कि अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन से 2 रिलीफ क्लेम किए जा रहे हैं तो जुरिसडिक्शन का डिसीजन ये देखेगा कि मेन रिलीफ क्या है और एंसिलरी रिलीफ क्या है। एंसिलरी का मतलब है कि जो सेकेंडरी है या वी कैन से जो साथ में मिलने वाला रिलीफ है। तो रूल्स के मुताबिक अगर मेन रिलीफ रेवेन्यू कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, ध्यान से सुनिएगा कि इफ द मेन रिलीफ इज विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, तो फिर उसके बाद जो मामला है जो सूट है वो रेवेन्यू कोर्ट में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने इफ द मेन रिलीफ इज कॉग्निजेबल बाय द रेवेन्यू कोर्ट देन द सूट वुड बी टेकन अप बाय द रेवेन्यू कोर्ट्स ओनली। फिर चाहे एंसिलरी रिलीफ जो है यानी कि जो सेकेंडरी रिलीफ है वो सिविल कोर्ट के स्कोप में भी हो, फिर भी जो रेवेन्यू कोर्ट है वो ही प्रॉपर फोरम होगी टू एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर मैटर। अब दूसरा इंस्टेंस क्या है, अगर मेन रिलीफ सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, पहले ऊपर क्या था, अगर पहले वाले में था कि जो मेन रिलीफ है वो रेवेन्यू कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, और ये वाला इंस्टेंस बात कर रहा है, ये वाली सिचुएशन बात कर रही है कि जो मेन रिलीफ है वो सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, तो अब यहाँ पर जो मैटर है जो सूट है वो सिविल कोर्ट में ही जाएगा। द सूट विल बी कॉग्निजेबल बाय द सिविल कोर्ट ओनली, और जो भी एंसिलरी रिलीफ्स मिलने थे, जो भी सेकेंडरी रिलीफ्स मिलने थे, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट जो कि दे सकता था इन द मैटर, अब वो भी सिविल कोर्ट ग्रांट कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ द मेन रिलीफ इट इज डिसाइडेड दैट वेदर द जुरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट लाइज इन द मैटर or not. ठीक है, I hope this is clear. There are few more points that need to be remembered that revenue courts जो हैं वो इंजंक्शन और डिमोलिशन जैसे रिलीफ्स नहीं दे सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कोट करना और याद भी रखना दैट द रेवेन्यू कोर्ट्स हैव नॉट बीन एम्पावर्ड टू ग्रांट द रिलीफ ऑफ इंजंक्शन एंड डिमोलिशन। ठीक है, तो अगर कोई भी सूट का मेन रिलीफ इंजंक्शन है या डिमोलिशन है तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट फोरम क्या होगा, द कॉम्पिटेंट फोरम इज सिविल कोर्ट टू एंटरटेन द सूट। ठीक है, तो वहाँ पे वो मैटर्स को या उसमें जो मेन रिलीफ है वो कौन सॉर्ट करेगा, सिविल कोर्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आता है। अभी हमने पूरा जान लिया कि जुरिसडिक्शन जो है वो किस टेस्ट पे डिटरमाइन किया जाता है, एंड वी ऑल्सो हैड द इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। नाउ वील सी कि जो जुरिसडिक्शन की जो प्ली है बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ वो किस स्टेज पे रेज की जा सकती है। सो द प्ली ऑफ जुरिसडिक्शन बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ वो जो है किसी भी स्टेज पे रेज की जा सकती है, इवन इन द सेकेंड अपील, राइट, और इवन इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। आप सेकेंड अपील में भी रेज कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी रेज कर सकते हैं, यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने जुरिसडिक्शन गलत डिसाइड किया तो उससे हायर कोर्ट में कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सब्सिक्वेंट इवेंट कैन नॉट चेंज द जुरिसडिक्शन। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी याद रखना रिगार्डिंग द रेवेन्यू कोर्ट्स, कि अगर सूट फाइल करने के वक्त सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था, ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट सिविल कोर्ट हैड द जुरिसडिक्शन। ठीक है, उस वक्त सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था टू ट्राई द सूट। फिर बाद में अगर कोई ऐसी जरूरत आ जाए जिसे रेवेन्यू कोर्ट हैंडल कर सकती है, तब भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन छीना नहीं जा सकता है। दैट जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कुड नॉट बी डाइवेस्टेड और चेंज ड्यू टू सब्सिक्वेंट नेसेसिटी फॉर प्लेंटिफ टू सीक रिलीफ विच कुड बी गिवन बाय रेवेन्यू कोर्ट। नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हैं वो जुरिसडिक्शन को चेंज नहीं कर सकती हैं। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स कैन नॉट डाइवेस्ट द सिविल कोर्ट ऑफ इट्स
jurisdiction. ठीक है, अब याद रखना, एंड वी हैव अ केस हियर, भोलानाथ वर्सेस बाबुल दामोदर दास, 1982 का केस है. इसके फैक्ट्स क्या थे कि प्लेंटिफ ने सिविल कोर्ट में इंजंक्शन के लिए रिलीफ मांगा. प्लेंटिफ ने सिविल कोर्ट में इंजंक्शन के लिए रिलीफ मांगा, क्योंकि इंजंक्शन का जो रिलीफ है एज अ मेन रिलीफ वो रेवेन्यू कोर्ट्स तो दे ही नहीं सकते ना. फिर बाद में क्या हुआ, इस मैटर में पोजेशन का रिलीफ भी जरूरी हो गया. तो जो कि कौन दे सकता था, जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स दे सकती थी. तो अब यहाँ पे डिमांड की गई कि जो है सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसे डाइवर्स कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए. तो यहाँ पे फाइनल कोर्ट ने कहा दैट पोजेशन क्लेम करना बाद में ज़रूरी हुआ है ना, इससे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं होती है, सूट सिविल कोर्ट में ही कंटिन्यू रहेगा. दिस फैक्ट कुड नॉट बी हेल्ड टू डाइवर्स द सिविल कोर्ट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन टू डील विद द केस. ठीक है, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तब डिसाइड हो जाता है जब सूट फाइल होता है, ना कि बाद के डेवलपमेंट्स के बेसिस पर. तो ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं रेवेन्यू कोर्ट के टॉपिक में. हम लोगों ने क्या क्या समझा, हमने समझा कि रेवेन्यू कोर्ट्स के पास लैंड, रेंट, रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड मैटर्स की एक्सक्लूसिव पावर होती है. लेकिन अगर रिलीफ सिविल नेचर का हो, जैसे कि इंजंक्शन का हो गया या डिमोलिशन का हो गया, तो सिविल कोर्ट ही सूट सुनेगी. इसके अलावा जुरिस्डिक्शन का डिसीजन कॉज ऑफ एक्शन और मेन रिलीफ के बेसिस पर डिसाइड होता है. ऑल्सो जो प्ली है जुरिस्डिक्शन की वो किसी भी स्टेज पर उठाई जा सकती है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाद के इवेंट से, सब्सिक्वेंट इवेंट से जुरिस्डिक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है. तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर अबाउट द रेवेन्यू कोर्ट्स. ठीक है, आई होप ये नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में. ये सेकंड शेड्यूल के कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने आंसर में. ये बात करता था मैटर्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. और हमने एक और शेड्यूल की बात की थी, द थर्ड शेड्यूल. ठीक है, और जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी कोर्ट्स रेवेन्यू कोर्ट्स होंगी या कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं. तो आप इन स्केड्यूल्स को भी देख सकते हैं. राइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू हूएवर इज वाचिंग दिस. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका एग्जाम है और उसके लिए वो ये वीडियो को देख रहे हैं. स्टे ट्यून्ड with our channel for more such informative and useful lectures. Take care, have a good day.